हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वाईपी एकेडमी पे। हम लोग यहाँ जीके पढ़ेंगे और जीके में जो पढ़ने वाले हैं वो है पर्टिकुलर पॉलिटी, यानी कि अपना राजनीति विज्ञान जो से कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस है ना, पॉलिटी पढ़ने वाला है। पॉलिटी में देखो मेन चीज़ जो है, जैसे अपने को थोड़ी सी एक काम की चीज़ होती है, वो है अपने को डेमोक्रेसी समझ में आनी चाहिए पहले कि डेमोक्रेसी है क्या। उसके बाद ही तो हम चुनाव वगैरह पढ़ पाएंगे। भाई लेजिस्लेचर है आपका, पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव वगैरह, वो सारी बातें सब कुछ चीज़ें तो वो सब कवर कवर होंगी अपनी, जब अपने को डेमोक्रेसी समझ में आएगी। तो देखो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, रूल ऑफ पीपल। तो वो जो कंसेप्ट है ना, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, वो सबका सब डेमोक्रेसी है। लिंकन साहब ने जो दिया था, अब्राहम लिंकन ने जो दिया था, यूएस प्रेसिडेंट ने ना। तो जो डेमोक्रेसी है अपने, उसके तीन पिलर बताए गए हैं, तीन अभिन्न अंग बोले गए हैं कि डेमोक्रेसी है क्या, उसके मेन पार्ट्स क्या हैं। तो वो जो मेन पार्ट्स हैं उसके, वो होते हैं आपके डेमोक्रेसी का। सबसे पहला पार्ट जो है वो है आपका लेजिस्लेचर, एक है आपका एग्जीक्यूटिव और एक है आपका जुडिशरी। ठीक है। लेजिस्लेचर का सिंपल सा मीनिंग जो निकल के आता है वो है, सर लेजिस्लेचर का मतलब हुआ आपका वो बॉडी जो कानून बनाती हो, यानी लॉ मेकिंग बॉडी जो इन्हें कहते हैं अपन। लॉ मेकिंग बॉडी जो होती है वो होती है आपकी लेजिस्लेचर। एग्जाम्पल आपका लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, ये सब जो बॉडी हैं आपकी, पार्लियामेंट पूरा। एग्जीक्यूटिव जो उन कानूनों को फॉलो करवाए, यानी जिनके नाम पे वो फॉलो हो, जिनके थ्रू उन कानून को फॉलो करवाया जाए, उन कामों को किया जाए, यानी गवर्नेंस जो होती है वो चलती है आपकी एग्जीक्यूटिव से। इसीलिए एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है आपका, प्रेसिडेंट साहब। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव है उसके हेड है प्रेसिडेंट साहब, क्योंकि इनके नाम पे ही सारे काम होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव में आते हैं आपके सारे सारे मंत्री, मिनिस्टर्स। ठीक है सर, ऑल द मिनिस्टर्स। जुडिशरी है आपकी न्यायपालिका। जस्टिस सिस्टम जो है आपका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे कोर्ट्स, वो सारी बात है ना। तो आपके जो जस्टिस सिस्टम है पूरा पूरा, वो सब आपका आता है जुडिशरी के अंदर। अगर किसी के भी रूल्स कोई वॉलेट कर रहा है, कोई भी इंसान कहीं भी, या किसी भी तरह से कोई ह्यूमन राइट वॉलेशन हुए उसके, या फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहे हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वॉलेट हुए उसके, तो उन सब के लिए जुडिशरी बैठा है वहाँ पे। या ये लेजिस्लेचर भी अगर कोई कानून ऐसा बनाती है जो कि संविधान के हिसाब से ठीक नहीं है, तो जुडिशरी उसे भी नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। ये पावर भी होती है इसकी, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। तो जुडिशरी का पूरा फंक्शन होता है। ये तीन बेसिक ऑर्गन्स हैं आपके डेमोक्रेसी के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और फोर्थ पिलर भी बोला जाता है, वैसे इनफॉर्मल है वैसे वो पिलर आपका, और वो कौन सा है, मीडिया। मीडिया जो है उसको फोर्थ पिलर बोला जाता है। तीन तो ऑफिशियल हैं, ये तीन तो सब जगह काम आते हैं सब चीज़ें, क्योंकि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहता है देश के अंदर उस सब चीज़ों में ना। आजकल आप देख ही रहे हो इन सब चीज़ों, चुनाव वगैरह में, इन सब चीज़ों में। तो जो आपका प्रिंट मीडिया है, मास मीडिया है, उन दोनों को आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो होता है अपना, वो सारी बातें आपकी मीडिया के उसमें आती हैं, फोर्थ पिलर बोलते हैं उसको। तो अपन इसमें पढ़ेंगे जो मेन चीज़ है वो है अपना लेजिस्लेचर। अब देखो लेजिस्लेचर में सबसे बड़ी जो लेजिस्लेटिव बॉडी है ना, अगर मैं बात करूँ लेजिस्लेचर की, तो लेजिस्लेचर में सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है इंडिया में, पार्लियामेंट। वो है आपकी संसद है, पार्लियामेंट जो है। पार्लियामेंट पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी इन आर कंट्री। जो मेन कानून बनते हैं वो सबसे ज़्यादा, जो देश में कानून बनाए जाते हैं पूरे देश के लिए, भारत सरकार वो बनाती है आपके पार्लियामेंट। अब आती है बात कि पार्लियामेंट के ऑर्गन्स क्या क्या हैं अपन, तो वो है आपके, जैसे आपकी लोकसभा है। देखो ये बेसिक टर्म्स हैं, बिल्कुल जीरो शुरू कर रहे हैं हम, इसलिए कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर बहुत बेसिक पढ़ा रहे हो, लेकिन भैया बेसिक ज़्यादा जरूरी होता है हमेशा ना। नेक्स्ट आती है अपनी बात राज्यसभा। एक है आपके प्रेसिडेंट साहब। ठीक है। अब एक सवाल तो ये बनता है कि सर ये अगर संविधान में सब चीज़ें देखा रखी हैं, तो वो है आपका पार्लियामेंट जो दे रखा है, वो दे रखा है आर्टिकल 79 के अंदर। 79 में पार्लियामेंट दे रखा है पूरा। 80 के अंदर आपका राज्यसभा दे रखा है। 81 में अपना लोकसभा दे रखा है। ये तो हुए तीनों सीक्वेंस में दे रखे हैं, 79, 80 और 81। प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो दे रखे हैं आपके आर्टिकल 52 के अंदर। ठीक है सर।
पार्लियामेंट के पूरे आर्टिकल्स की बात करूं तो वो आपके 79 से शुरू होके और आपके दे रखे हैं एंड में 122 तक। ठीक है सर, ये होती है बात है ना, 122 आर्टिकल्स तक पार्लियामेंट की ही बात है सारी, वो सब चीज़ें वो सब डिटेल में आएगा। जैसे अपन लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे ना आपके आगे, उसमें आपका डिटेल में सब कुछ आता जाएगा आपका, वो सारी बातें। अब देखो होता क्या है चीज़ों में, जैसे ये जो नाम है इनके अदर नेम भी हैं, लोकसभा राज्यसभा के इन सबके। तो लोकसभा के जो अदर नेम्स हैं वो हैं आपके, जैसे इसे बोलते हैं लोअर हाउस भी बोलते हैं इसे, लोअर हाउस। इसी का दूसरा नाम भी है हाउस ऑफ द पीपल। इसी तरह से राज्यसभा के दूसरे नाम भी हैं, इसे बोलते हैं अपर हाउस। इसे बोला जाता है सर आपका, यहां बोल रहे हैं हाउस ऑफ द पीपल, यहां नाम है इसका हाउस ऑफ द स्टेट्स। ये हुई इनके नामों की बात। अब देखो कि नामों में भी एक सवाल बनता है, बेसिकली यूपीएससी ने एक सवाल पूछा हुआ है कि जो राज्यसभा नाम है वो कब अडॉप्ट किया गया। अब कुछ लोगों को लगता है कि सर राज्यसभा तो शुरुआत से होगा इसमें, बट ये जो राज्यसभा नाम है या राज्यसभा लोकसभा दोनों नाम स्टार्टिंग में नहीं थे सर इसके, ये नाम बाद में दिया गया है। तो वो कहानी समझते हैं थोड़ी सी। वो जो कहानी है वो है आपकी 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। 1950 के अंदर हमने संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को, अपना जो संविधान है उसको अडॉप्ट किया, अंगीकृत किया उसको 26 जनवरी को, है ना। और वो 26 जनवरी क्यों चुना अपन ने? अच्छा, संविधान की एक ब्रीफ कहानी बताता हूँ, ब्रीफ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं अभी। 1946 में बनना स्टार्ट हुआ था, 1949 तक बन के तैयार हो गया था। 9 दिसंबर को बनना शुरू हुआ था संविधान हमारा, 9 दिसंबर 1946 को, और ये बनकर तैयार हो गया था कब आपका 26 नवंबर 1949 को। तो 9 ऑफ दिसंबर जो है 46 से लेके 26 ऑफ नवंबर 1949 तक बनके रेडी हो गया आपका। 49 में बनके रेडी हो गया था, लेकिन उस दिन हम लोगों ने इसको लागू नहीं किया 100%। कुछ पार्ट लागू किए थे आपके, फंडामेंटल राइट्स हो गए, इलेक्शन हो गया, सिटीजनशिप हो गया, बेसिक बेसिक टर्म्स लागू कर दी थी हमने ना। लेकिन ये डेट चुनी गई कौन सी? 26 जनवरी। उसका रीजन जो था वो था बेसिकली क्योंकि 26 जनवरी 1930 को, 20 साल पहले, 50 से 1930 को हम लोगों ने पहली बार इंडियंस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, यानी सेल्फ रूल वाली जो सरकार की बात की थी वो पहली बार हमने 1930 में की थी सरकार से। तो 26 जनवरी, इसलिए 26 जनवरी की इंपॉर्टेंस है अपने आप में। जो ये 26 जनवरी दिन है ना, इस दिन की कीमत है अपने आप में, इसकी बहुत वैल्यू है। तो इसलिए 26 जनवरी को वैल्यू उसको रखा गया कि नेक्स्ट डेट सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आ रहा है। तो उन्होंने कहा 26 जनवरी डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरी पूरी जो संविधान सभा थी उसने बोला हाँ सर ये ज़्यादा सही ऑप्शन रहेगा। तो संविधान के लोगों ने 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। ठीक है सर, एक बात, तो जब 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया ना, उस टाइम इनके नाम लोकसभा और राज्यसभा नहीं थे। उस टाइम नाम थे इनके हाउस ऑफ द पीपल था, लोकसभा को बोला जाता था, और यहाँ बोलते थे हाउस ऑफ द स्टेट्स, ये नाम थे उनके। ठीक है सर, एक बात जो क्लियर हुई चीज़ें। अब आती है नेक्स्ट बात। तो ये जो नाम है इसके बाद 50 में चालू हो गया अपना सब कुछ चीज़ें। 1951-52 में पहली बार चुनाव हुए हैं देश में, ध्यान रखना सर। 1951 से लेकर 52 तक, अक्टूबर में स्टार्ट हुए थे, फेब तक चले थे आपके ना। तो ये 1954 के अंदर ये नाम रखे गए दोनों, यानी आपके लोकसभा और राज्यसभा जो नाम है ये रखे गए आपके 1954 के अंदर। 1954 में ये हुआ कि इनके नाम, नए नाम दिए जाए, इनको दूसरे नाम और दिए जाए, ये भी हैं वो भी दे दिए। तो लोकसभा और राज्यसभा जो नाम है आपके वो 1954 में रखे गए इनके। 54 के बाद से इनको लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं। इंडियंस के लिए ये नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, नॉर्मल लोगों के लिए, जो आम जनता है उसके लिए मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए इनके नाम थोड़े से चेंज किए गए और लोकसभा और राज्यसभा रखा गया इनको। यहाँ तक की बेसिक बात समझ में आती है अपने को, बहुत बेसिक टर्म्स थी पूरी। देखो मुझे लगता है कि क्लियर है ना, चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए। कोर्स 2 दिन एक्स्ट्रा चल जाए फर्क नहीं पड़ता कोई भी, लेकिन एक बार पढ़ना होता है पूरी जिंदगी। ऐसा नहीं है कि हर बार तैयारी करेंगे तो 10-20 साल पढ़ते ही रहेंगे उस चीज़ को। एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्लियर होती हैं चीज़ें। अब आते हैं सर नेक्स्ट टर्म पे।
अब देखो एक लेवल पर समझ में आई अपने को लोकसभा राज्यसभा की बेसिक बात है। अब आते हैं इनमें और डेप्थ में जो चीज़ें हैं इनकी, वो क्या क्या है। तो देखो और डेप्थ में अगर अपन चलते हैं तो वो आती है अपनी, जैसे लोकसभा है अपनी, इधर आती है अपनी राज्यसभा। वापस से देखो किसी भी चीज़ को अगर समझना है ना बेहतर तरीके में, तो उनका डिफ्रेंशिएट कर लो हमेशा। जैसे आपको ए और बी को समझना है कि ए बी से अलग कैसे है या दोनों की, तो उन दोनों में हमेशा कंपैरिजन कर लो। तो अगर आप ए और बी में कंपैरिजन कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। सेम कहानी हम उसी वे में पढ़ रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में कंपेरिजन कर लेते हैं, काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा अपने को। अब आती है बात, देखो लोकसभा के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर कितनी है, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है थोड़ा सा अभी जो है वो है आपकी 550। एक बात, 550 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। ठीक है सर, इस 550 में से जो नंबर ऑफ सीट्स पे चुनाव होते हैं आज की डेट में लोकसभा के, वो होते हैं 543 सीट्स पे। 550 टोटल स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, ये मैक्सिमम है। ठीक है, 543 सीट्स पे चुनाव होते हैं आज की डेट में। अपन ने देखा ना अभी जो चुनाव चल रहे हैं आपके 2024 में चुनाव चल रहे हैं, अभी जो चुनाव लगातार चल रहे हैं वो आपके 543 सीट्स के लिए हो रहे हैं। जो आजकल चुनाव चल रहे हैं अपन देख रहे हैं, उसमें सरकारें सारी पार्टियां अपनी रैली करती हैं, सब कुछ हो रहा है, तो वो इन सीट्स के लिए, इन सीट्स के लिए। लेकिन इसमें एक चेंज हुआ है, ध्यान रखना। पहले यही सीट्स 550 में दो एक्स्ट्रा थी, और दो सीट और हुआ करती थी। वो जो दो थी, वो दो कौन थे आपके, वो दो थे आपके एंग्लो इंडियंस, आंग्ल भारतीय जिन्हें कहते हैं हम हिंदी में। एंग्लो इंडियंस की दो सीट थी यहां पे, उनको अभी खत्म कर दिया गया है। अब नहीं है वो, लेकिन पहले हुआ करती थी। अगर आप पुरानी बुक्स उठाओगे, यानी आपकी 5 साल से पुरानी कोई और बुक्स होंगी पहले की, तो उन बुक्स में आपको मिलेगा 2020 से पहले की जो भी किताबें मिलेंगी आपको, उन सब में आपको 552 सीट्स मिलेंगी टोटल। और यहां भी सीट्स आपको +2 होके मिलेंगी लोकसभा की, वो मिलेंगी आपको 545। तो कंफ्यूज मत होना कि सर आपने 550 लिखा था, वहां तो 52 दे रखी है। सही वो भी है, कब तक, 2020 तक। 20 से पहले का जो जो किताबें छपी हैं, अपडेट अगर नहीं हुई है तो बाद में जो इनके लोग छाप रहे हैं तो, लेकिन 552 उस दिन थी आपकी, 545 उस दिन थी 2020 से पहले पहले, अभी नहीं है वो चीज़ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सर कि एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं ये। तो एंग्लो इंडियंस जो हैं वो हैं आपके जो ब्रिटिशर्स थे अपने, जो ब्रिटेन के लोग थे। देखो हुआ क्या, जब अपन आज़ाद हुए उसके बाद जब अपन ने संविधान लागू किया, तो 1950 में जब लागू कर रहे थे तो हार्डली 11-12% के आसपास एजुकेशन थी लोगों के पास ना, लिटरेट थे लोग। तो इतने कम लिटरेसी है, सब कुछ ये, तो हमें देखो हुआ क्या, जो अपना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो सिस्टम है हमारा सरकार चलाने का सिस्टम, जो संसदीय कार्य प्रणाली जो है हमारी, वो हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। तो इसलिए हमने, और उन्होंने लंबे टाइम राज किया देश के ऊपर, तो उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए, समझने के लिए हमने 2 सीट उन्हें दे दी। ये बेसिकली ब्रिटिशर्स और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में एक पैक्ट था, कि अनफॉर्मल पैक्ट था, कोई फॉर्मली वो नहीं था कि ठीक है सर 2 सीट हम रख लेते हैं, उससे क्या है कि हम आपको टाइम टाइम गाइड करते रहेंगे वो सब चीज़ें। लेकिन 70 साल निकलने के बाद, 50 से 2020 जब आ गया, तो 19 में फिर सरकार को लगा, पार्लियामेंट में डिसाइड हुआ कि नहीं ठीक है सर इसको ले आते हैं, तो एक्ट ला के उन्होंने चेंज कर दिया। तो वो हट गया 19 के बाद से, अब नहीं है 20 में ना, 20 से नहीं 19 में उन्होंने चेंज कर दिया इस चीज़ को। तो और बेसिकली एंग्लो इंडियंस जो थे ये 2 लोग, इन 2 लोगों को अपॉइंट कौन करते थे, आपके प्रेसिडेंट करते थे। ये कई बार यूपीएससी ने छोटे पेपर्स में पूछ लिया है, आपके एनडीए वगैरह में, इन सब में। तो एंग्लो इंडियंस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे, डायरेक्टली अपॉइंटमेंट था, कोई चुनाव नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन ब्रिटिशर्स, अब कोई है नहीं इंडिया में उस तरह का, प्लस वो काम नहीं है, हमें नीड नहीं है कैसी भी, हम लोग लिटरेट हो गए, 70% से ऊपर है, 74-75 के आसपास, तो हमें किसी भी तरह की कोई जरूरत नहीं है कुछ भी। तो अब ये प्रोविजन नहीं है सर आपका किसी भी तरह का, ठीक है, इस प्रोविजन को हटा दिया गया है। पॉइंट समझ में आया। ये कहानी है 552 से 50 आने की और 545 से 43 होने की, ठीक है सर। तो अभी चुनाव हो रहे हैं आपके 543 सीट्स पे। तो कोई पूछे कि सर स्ट्रेंथ कितनी है, तो स्ट्रेंथ का आंसर है लोकसभा का 550। प्रेजेंट में कितनी सीट्स हैं, तो ये आंसर निकल के आता है आपका प्रेजेंट सीट्स का, कि सर प्रेजेंट में सीट कितनी है आपकी 543 है, जिन पर चुनाव होता है, जिन पर इलेक्शंस होते हैं आपके। ठीक है सर। अब देखो यही सेम कहानी राज्यसभा की। तो राज्यसभा में जो सीट्स हैं आपकी वो हैं
मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250, ये तो है इनकी स्ट्रेंथ, ठीक है, ये भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है इनकी, ठीक है सर। लेकिन वही सेम कहानी, प्रेजेंट में कितना है यहाँ पे 245 है, ये प्रेजेंट में है। अभी जिनके लिए चुनाव होता है वो सारी चीजें प्रेजेंट में है ना। ठीक है सर। अब देखो 245 में फर्दर डिवीजन है, ये 543 सीट्स तो पूरे पैन इंडिया है, ये भी पैन इंडिया है, उसमें डिवीजन कैसे कैसे है आपका, 233 सीट तो आपको मिलती है किसको, राज्यों को और आपके यूटीज को, यूनियन टेरिटरी जो है अपनी, केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारे। लेकिन 12 किसे मिलती हैं, तो 12 जो हैं वो हैं आपके जो नॉमिनेट होते हैं, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, यानी कि इन्हें प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं, ठीक है सर। एक बात, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, अभी 12 कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के लिए सचिन तेंदुलकर थे, सचिन रमेश तेंदुलकर जो है अपने क्रिकेटर जो है, गॉड ऑफ क्रिकेट लोग बोल देते हैं सर, कोई एग्री हो ना हो वो उसकी बात है। रेखा थी इनसे पहले आपके, जया बच्चन बनी थी एक बार। तो वो सब लोग जो होते हैं वो किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट के लोग हैं, कोई आर्ट के पर्टिकुलर, मेनली इसमें आते हैं सोशल वर्क वाले आपके। ये वो लोग हैं जो अपना जो चुनाव नहीं लड़ पाए मान लो, लेकिन वो किसी तरह से समाज को योगदान दे सकते हैं और बहुत बेहतर काम कर सकते हैं समाज के लिए, या जिनके पास अपने फील्ड में एक्सपर्टीज है, कोई साइंस एंड टेक का आदमी हुआ, कुछ कोई वैज्ञानिक है बहुत बड़ा लेवल पे, लेकिन वो अपनी बात रखना चाहता है, तो उसको संसद के लिए ऑप्शन दिया गया है। ये बहुत शानदार सिस्टम है हमारा नॉमिनेशन वाला ना, ये बहुत काम की चीज़ है काफ़ी, ठीक है सर। एक बार समझ में आई। अब देखो 233 में भी डिवीजन जो है वो कैसे है, स्टेट्स को मिलती है यहाँ पे 229 और यूटीज को मिलती हैं आपकी 4 सीट मिलती हैं यूटीज को, और आपके 229 मिलती हैं आपके स्टेट्स को। ये है पूरी कहानी सीट्स के बंटवारे का, कि सीट्स किस किस तरह से हैं, सारी बात। इसमें देखो हर राज्य को अलग अलग दी गई हैं, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। जैसे हम अगर अपनी बात करें, हम राजस्थान से हैं, तो राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान की लोकसभा में 25 सीटें हैं, तो इस 543 में से 25 लोग जो हैं वो जाते हैं आपके राजस्थान से। एक बात, मैक्सिमम सीट यूपी में है, 80 यूपी से हैं, ठीक है सर। सेम कहानी यहाँ पे अगर हमारे यहाँ बात करें तो राजस्थान की सीट है 10 सीट। ये इस तरह से है डिवीजन की, हर राज्य को अलग अलग सीट दी गई है, सबकी अपनी अपनी सीट है, उस तरह से डिवीजन है, वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन है उसके हिसाब से है ना। एक लेवल पे बेसिक बात समझ में आई सर अपने को। आते हैं सर वापस से नेक्स्ट चीज पे, इसमें जो फर्दर डिवीजन है और लोकसभा और राज्यसभा का। देखो बार बार बोल रहा हूँ कि सिर्फ एक बार पढ़ना है, पर ढंग से पढ़ना है कि चीजें एक बार में क्लियर हो जाए, बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ी अपने को, इसीलिए सब कुछ ड्रिल में करा रहे हैं अपन। और मेरा ऐसा मानना है कि पॉलिटी या फिर ये सब चीज़ें, इलेक्शन वगैरह, पार्लियामेंट वगैरह, ये सब आम जनता को भी पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो ज्ञान जरूरी है चीज़ों का, आपको पता होनी चाहिए। अगर आप सिस्टम में काम कर रहे हो, देख रहे हो, आप नहीं भी पढ़ने वाले बच्चे हो, कोई 30-40 साल का आदमी भी देख रहा है, 50 साल का भी देख रहा है, तो उसको भी पता लगना चाहिए चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो इसीलिए पूरा डिटेल कराया जा रहा है अपने को, ठीक है सर। तो लोकसभा में और क्या चीज़ें हैं, लोकसभा की 543 सीट्स हो गई। एक बात, लोकसभा जो है वो आपका परमानेंट चैम्बर नहीं है, यानी कि डिजॉल्व होता है वो ना, तो ये डिजॉल्व होता है। तो डिजॉल्व कितने टाइम में होता है ये, तो अपन देखें टेन्योर जो है इसका, टेन्योर हुआ 5 ईयर्स का। तो लोकसभा जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए होती है, उसके बाद नई लोकसभा बनती है, चुनाव होते हैं दोबारा से, ठीक है सर। यहाँ पे जो टेन्योर है आपका, वो टेन्योर राज्यसभा का जो टेन्योर है वो निकल के आता है आपका 6 ईयर्स का। अब देखो यहाँ तो लोकसभा जो है वो तो परमानेंट है नहीं, तो नॉन परमानेंट चैम्बर है, डिजॉल्व होती है, ठीक है सर। लेकिन आपका
लेकिन ये डिजॉल्व नहीं होती है, परमानेंट चैम्बर है। राज्यसभा जो है आपका वो परमानेंट चैम्बर है, परमानेंट है और ये नॉन परमानेंट है सर, ये डिफरेंस है। अब देखो परमानेंट है तो डेफिनेटली सर ये लोग बोले फिर कैसे करते हैं इनका, तो रिटायरमेंट होता है इनका बेसिकली। और रिटायरमेंट किस तरह से राज्यसभा के लोगों का कि हर साल एवरी ईयर कितने होंगे, 1/6 लोग रिटायर हो जाएंगे टोटल मेंबरशिप का, टोटल जो स्ट्रेंथ थी उसका। टोटल स्ट्रेंथ अपने देखिए अभी 245 है ना, और यहाँ 543 है आपकी, तो ये थोड़ा सा एक आइडिया रहना चाहिए रफली, है ना। या फिर हर 2 साल में कितने 1/3 कर लें, ये बोल सकते हैं हम। या फिर हर 3 साल में कितने हाफ। क्या सर एग्री है अपनी इस बात से? हर साल 1/6 मेंबर रिटायर होते हैं, मेंबर्स रिटायर्स, ठीक है। सेम कहानी और ये भी सेम कहानी, बात एक ही तो निकल रही है तीनों की, कि 1/6 मेंबर रिटायर हो रहे हैं हर साल, 1/3 रिटायर हो रहे हैं हर 2 साल में, या हाफ रिटायर हो रहे हैं आपके हर 3 साल में। सेम ही बात है सर, है ना, ठीक है। तो रफली एवरेज वही निकलता है, 245 को अगर आप बेसिकली अगर ये वाली चीज़ निकालनी है आपको, तो 245 डिवाइड बाई 6, तो जो भी आंसर आता है तो ये रफली रफली जो निकल के आता है। बट इसमें से ही अपने को ये देखना पड़ेगा कि तो 40 कुछ निकल के आएगा ना, तो 41 पॉइंट कुछ आएगा, 41 भी एग्जैक्टली पूरा नहीं हो रहा होगा ना, 41 के आसपास निकल के आएगा, ये रफली जो भी देखना पड़ेगा इसमें। तो 41 के आसपास रफली सीट्स खाली होती हैं हर साल, तो हर साल वो भर्ती रहती हैं। जैसे कहीं 2 सीट खाली हुई हैं किसी राज्य में, किसी में 3 हुई हैं, किसी में 4 हुई हैं, तो वो सब चलता रहता है लगातार। तो एक लेवल पर ये चीज़ समझ में आई अपने को डिफरेंस। इसके लिए जो मिनिमम एज है लोकसभा के लिए, वो एज है आपकी चुनाव लड़ने की 25 साल, ठीक है। ये हटा दें एक बार, ये समझ में आ गया अपने को क्लियरली, है ना, ठीक है सर। यहाँ पे सिस्टम समझ गए थे अपन उस चीज़ को। यहाँ जो एज है वो राज्यसभा के लिए वो है आपकी एज 30 साल, 30 ईयर्स। 30 साल से जो भी एलिजिबल लोग हैं वो सब जो जो उसके लायक हैं, पात्रता को अनुकूल हैं उसके, वो सब लोग उसमें चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखो इसका जो इलेक्शन मेथड है लोकसभा का, यहाँ 25 साल है लोकसभा में, इसका जो इलेक्शन मेथड है वो है आपका डायरेक्ट इलेक्शन। लोकसभा में जो होता है डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और डायरेक्ट इलेक्शन का नाम क्या है, सिंपल सा, यूएएफ के थ्रू, डायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेथड ऑफ यूएएफ। अब बोले सर यूएएफ क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, है ना। इसका सिंपल सा जो मतलब निकल के आता है वो ये है, पूरे कंट्री में जो भी 18+ के लोग हैं वो सब के सब लोग वोट दे सकते हैं। 18+ के लोग वोट देंगे और डायरेक्टली वो अपना कैंडिडेट चुन सकते हैं इसमें से। लोकसभा के क्षेत्र हैं, अपने अपने संसदीय क्षेत्र होते हैं, उन संसदीय क्षेत्र में आप 18+ वाले हर कोई अपना वोट डाल सकता है अपने अपने क्षेत्र में, और जो आपके वहाँ से पार्टी खड़ा हुआ आप जिसको वोट देना चाहो उसे जिता सकते हो उसे, ये मतलब है इसका। लेकिन यही सेम केस राज्यसभा में नहीं होता। तो राज्यसभा में कौन सा इलेक्शन है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। और इनडायरेक्ट भी जो है वो है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इससे होता है बेसिकली आपका ना, ये भी मेहर समझते हैं पूरा डेप्थ में इसको। अब देखो मैं इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ़र्क क्या है बेसिकली। डायरेक्ट में 18+ वाले सब लोगों ने किसी भी एक्स को चुना और वो मैं आपका चुनाव जीत के आ गया। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि 18+ वाले लोगों ने चुना किसको? एक्स को, ये एक्स चुनेंगे किसी ना किसी वाई को। ये मेथड इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है आपका। डायरेक्ट में यहाँ से यहाँ चुना, ये हो गया काम, ये डायरेक्ट हुआ आपका, एक बात। और ये जो मेथड हो रहा है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट मेथड, जो बेसिकली समझ में आ रही है अपने को।
इनडायरेक्ट में क्या होता है, देखो इनडायरेक्ट में हो क्या रहा है, राज्यसभा की एग्जांपल ले ही लेते हैं। राज्यसभा के अंदर जो वोटिंग करते हैं वो कौन करते हैं, राज्यसभा के अंदर जो मेंबर बनते हैं वो बनते हैं आपके बेसिकली 18+ वाले सभी लोगों ने वोट दिया, किसको चुना, एमएलए को। ठीक है, हम लोगों ने एमएलए चुना, 18+ के सभी लोगों ने चुना एमएलए। एमएलए वोट करेंगे किसके लिए, राज्यसभा के मेंबर्स के लिए। राज्यसभा के लिए वोट कौन करता है, एमएलए। यानी जितनी भी विधानसभाएं आपकी वो सब के सब वोट करती हैं आपकी। प्रैक्टिकली समझें इस चीज को, तो प्रैक्टिकली कैसे बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैं राजस्थान की बात कर लेता हूं। तो देखो राजस्थान में एग्जाम्पल के लिए मान लो आपकी एक सीट खाली हुई, फॉर एग्जाम्पल एक या दो जो भी सीट, मान लो एक सीट खाली हुई है आपकी राजस्थान के अंदर, एग्जाम्पल समझने के लिए सर, अभी एक सीट खाली हुई है, 2 हुई 3 जो भी होती रहती है ना, 2 या 3 होती रहती है जनरली, 10 सीटें 10 डिवाइड बाय 6 तो 1 पॉइंट कुछ निकल के आता है, तो 2 मान लो आप रफली। एक सीट खाली हुई तो उस एक सीट के लिए वोट कौन करेगा, तो राजस्थान की जो विधानसभा है, देखो राजस्थान की विधानसभा में कितने लोग हैं, 200 एमएलए हैं। तो ये जो 200 एमएलए होंगे ना राजस्थान विधानसभा के, ये 200 के 200 एमएलए वोट करेंगे किसको, उस एक सीट के लिए। और उस एक सीट पे कांग्रेस बीजेपी जो जो पार्टियां खड़ा करना चाहे अपना आदमी खड़ा कर सकती हैं सर, ये रहता है बेसिक सिस्टम इसका। लोकसभा में क्या हो रहा था, हम डायरेक्टली चुन रहे थे, हमने डायरेक्टली वोट किया किसको, लोकसभा के मेंबर को, और वो बन गया। लेकिन राज्यसभा में हम डायरेक्टली नहीं चुन रहे, हमने चुना है किसको, हमने वोट किया एमएलए को। एमएलए वोट कर रहे हैं हमारे बिहाफ पे राज्यसभा के मेंबर को। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी रिप्रेजेंटेशन तो है लेकिन प्रोपोर्शन में। बहुत लाखों लोगों ने वोट किया एक एमएलए को, एक एमएलए वोट करेगा मेंबर के लिए, तो आपके बिहाफ पे कोई और वोटिंग कर रहा है आपके लिए वहां पे। ये मतलब है इनडायरेक्ट इलेक्शन का, सिंपल सा। समझ में आई सर बात, आगे बढ़ते हैं अगली बात में ना। तो ये डिफरेंस समझ में आया टेन्योर का, एज का और डायरेक्ट इलेक्शन का, है ना। ये चीजें हुई। अब आती है सर इसके बाद अगली बात और जो है कि इसमें और चीजें क्या काम करती हैं, वो है आपकी, हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया है इसमें कि इसके मेंबर कैसे बनते हैं। तो 5 साल का वो था, इसका 25 साल था, वहाँ आपका 30 साल है और आपका 6 साल है टेन्योर वगैरह, वो सब चीज़ें सारी बातें हैं ना। अब आते हैं इनमें जो और डिफरेंस है, वो थोड़ा सा और डेप्थ में अगर चलें तो वो डेप्थ का मतलब सिंपल सा ये है कि और थोड़ी और डिटेल में बातें करते हैं इनके बारे में। तो वो है जैसे मान लो आपकी लोकसभा है, तो लोकसभा के हेड को, अच्छा इनके हेड और डिस्कस कर लेते हैं एक बार ना, इनके जो चेयरपर्सन होते हैं उनके क्या क्या नाम है, क्या क्या चीज़ें बोलते हैं, पूरा वो डिवीजन भी है, एक बार आएगा सर पूरा। लोकसभा के हेड को क्या बोला जाता है, स्पीकर। ठीक है, राज्यसभा के हेड को क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है चेयरमैन। तो वैसे चेयरमैन बोलना गलत है, बट चेयरपर्सन लिखा होता है, बट चेयरपर्सन चेयरमैन एक ही बात है सर ना। स्पीकर जो है वो लोक सबसे बड़ी बात जो काम की चीज है, ये इसका हेड है लोकसभा का, और ये हेड है आपका राज्यसभा का। स्पीकर जो है वो हमेशा आपका लोकसभा का मेंबर होता है खुद, यानी जो आपने वोट किया है 543, उन 543 में से कोई एक होगा स्पीकर, एक बात। लेकिन राज्यसभा केस में ऐसा नहीं है। राज्यसभा केस में कहानी क्या है कि जो आपकी चेयरमैन है वो कौन होता है, इसका चुनाव नहीं होता कोई भी, ना ही ये राज्यसभा का चुनाव लड़ता, कभी भी जरूरत ही नहीं पड़ती इसको चुनाव लड़ने की। तो राज्यसभा का चेयरमैन जो होता है वो कौन होता है, आपका वाइस प्रेसिडेंट साहब। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, देश के जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं अपने, सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपने, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन होता है राज्यसभा के। यानी क्या दिया हुआ है, मेंशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ये क्लियरली मेंशनड है। यानी जो कोई भी देश का उपराष्ट्रपति बनेगा भारत का, वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएगा किसका, राज्यसभा का। तो ये बड़ा डिफरेंस है, समझना इस बात को। लोकसभा में कहानी अलग है, लोकसभा में उसी का मेंबर होता है, उनमें से आता है और वोटिंग होती है उसके लिए, डिस्कस करेंगे अभी, जबकि यहाँ नहीं हो रही वोटिंग कुछ भी। ठीक है सर, ये एक बात समझ में आई अपने को। लोकसभा के लिए तो वोटिंग होती है बाकायदा, वोटिंग की जाती है, और वोटिंग भी आपकी सिंपल मेजोरिटी से की जाती है। सिंपल मेजोरिटी से वोटिंग होती है, जिस किसी को 272 प्लस सीट मिल जाएंगी, 272 मिल जाती है, उसका आदमी का स्पीकर बन जाएगा।
एग्जाम्पल जैसे अभी जो स्पीकर हैं फिलहाल आपके लोकसभा के, वो ओम बिरला जी हैं। तो ओम बिरला जो हैं वो आपके बीजेपी से हैं, क्योंकि 2019 में बीजेपी ही जीत के आई है, इसलिए किसी और पार्टी का बन ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पास 272 प्लस सीट्स हैं। एक बात सिंपल सी, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपके उपराष्ट्रपति जो होंगे वो चेयरमैन बनेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस। राज्यसभा को हेड कर रहा है वो, बट उसका मेंबर नहीं है वो, तो चेयरमैन जो है वो उसका मेंबर नहीं होता। ये बात समझ में आई अपने को? एक बात सर, ठीक है। अब आते हैं सर अगली बात पे, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ और है इसकी लोकसभा की, अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अपन लोकसभा को। इनको इसके अंदर डिप्टी स्पीकर होता है, इसमें आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है, इसका जो वाइस चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन होता है, वो सारी बातें है ना। तो जो नेक्स्ट चीज़ आती है डिटेल में वो है आपकी लोकसभा की। देखो मैं कार्यवाही कैसे चालू होती है, कार्यवाही कैसे क्या लोकसभा बनी, तो अपन बिल्कुल बेसिक से करते हैं एक चीज़ कवर, कि लोकसभा मान लो आपकी नई लोकसभा का गठन हो गया आपका, 543 सीट्स पे कोई भी जीत के आया, किसी पार्टी का कोई फर्क नहीं, जो भी जीत के आया सर, है ना। मान लो ऐसा हुआ जैसे आपके 4 जून को सरकार का रिजल्ट आएगा, ठीक है सर, 4 जून को तय हो जाएगा कौन सी पार्टी सरकार बन रही है, बीजेपी कांग्रेस जो भी बन रही है, जो कुछ भी हो रहा है सर, है ना, जो भी अलायंस जीत के आ रहा है, जो भी चल रहा है, नहीं पता सर क्या चल रहा है। मान लीजिए तय किया गया कि 10 जून को हम पहली मीटिंग करते हैं लोकसभा की, 10 जून को पहली मीटिंग की जाएगी लोकसभा की। तो जो लोकसभा की पहली मीटिंग होगी 10 जून को, उस दिन, अब देखो अपना जो पार्लियामेंट सिस्टम है उसमें सुबह मीटिंग शुरू होती है 11 बजे, ध्यान रखना ये हमेशा होता है, पार्लियामेंट 11 बजे शुरू होती है। ये स्कूल की तरह नहीं है सुबह 7 बजे 8 बजे पहुंच गए, बेचारे बुजुर्ग लोग हैं नहीं पहुंच पाते हैं ना, थोड़े मंत्री भी बनते हैं, सब कुछ है तो थोड़ा फील भी लेते हैं वो, तो 11 बजे तक ही जाते हैं। 11 बजे शुरू हुआ था, शुरू से शुरू होता है, स्टार्टिंग से ही वो, जब से संविधान लागू किया तब से 1951 से ही 50 से ही लागू 11 बजे का ही है वो, 11 से 5 टाइम है आपका संसद का। एक फर्क देख रहे हो भाई, बहुत बड़ा। सरकारी नौकरी में काम करवा रहे हैं 9 से 5, खुद काम कर रहे हैं 11 से 5, और सारी नौकरी में बोलते हैं भैया 9 से 5 आना पड़ेगा, नहीं तो अगर पंच नहीं किया, वो 8 घंटे नौकरी नहीं हुई तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इनके लिए नहीं है। पर ठीक है सर, सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, नहीं कर सकते, कुछ भी कह भी नहीं सकते। 10 जून को मान लो पहली मीटिंग बुलाई गई इनकी 543 लोगों की। तो देखो सबसे पहला जो काम कराया जाएगा ना, सबसे पहला जो फंक्शनिंग होगी, पहली चीज जो होगी वो होती है आपकी कि इन सबको शपथ दिलाई जाएगी, ओथ दिलाई जाएगी। तो इन 543 लोगों को जो ओथ दिलाई जाएगी वो है सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे पहला काम जो किया जाएगा उस दिन पहली मीटिंग में। तो जैसे ही पहली मीटिंग होती है उस टाइम जो ओथ दिलाई जाएगी इनको, वो ओथ दिलाने वाला काम कौन करेगा, वो एक सवाल बनता है हमेशा, यूपीएससी ने कई बार पूछा हुआ है। और वो जो ओथ वाला काम है वो कौन कर रहा होता है, आपका प्रोटम स्पीकर। प्रोटम स्पीकर या स्पीकर प्रोटम एक ही बात है सर, ना, ये टर्म लिखी होती है कई बार ये वाली टर्म लिखी होती है। ठीक है, प्रोटम स्पीकर। अब ये किसी प्रोटम स्पीकर साहब कौन है, तो जब अपनी लोकसभा बनी है नई 543 सीट्स पे नए लोग चुन के आए, तो उनमें से जो कोई भी सीनियर मोस्ट होता है, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट, और यहाँ पे सीनियर मोस्ट उम्र नहीं देख रहे हैं उसकी, एक्सपीरियंस के हिसाब से। किसी आदमी की उम्र भले ही 60 साल है लेकिन उसको पिछले 20 साल से चुन के आ रहा है लगातार, मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो सर वो सीनियर है उन सब में ज़्यादा। तो सीनियर मोस्ट मेंबर जो होता है, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जो होता है, उसे प्रेसिडेंट प्रोटम स्पीकर बना देते हैं। ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। तो प्रेसिडेंट साहब बना देंगे, उसे बोल देंगे भैया आप प्रोटम स्पीकर हो। एक दिन पहले तय कर लिया जाता है जो भी जीत के आया उसमें से कि ठीक है यार XYZ कोई भी सही, उस पर्सन को बोल दिया प्रोटम स्पीकर हो आप, उसका काम है वो सब लोगों को शपथ दिलाएगा। तो अगले 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब तक शपथ पूरी नहीं होती तब तक प्रोटम स्पीकर कुर्सी बैठते हैं। देखा होगा ना, ऊंची कुर्सी होती है उस पर बैठते हैं वो सब लोग, बाकी नीचे बैठे होते हैं। लोकसभा जल्दी देखी होगी संसद, कभी कभी टीवी पे देखना, वो भी देख लिया करो कभी, काम की चीज होती है काफी, पता लगे ना काम कैसे करते हैं हमारे लिए, जो अच्छे खासे वादे करके जाते हैं वो लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या चल रहा है संसद में। तो जो 2-3-4 दिन की अपनी 543 सीट्स को सबको शपथ दिलाई जाती है। तो प्रोटम स्पीकर का मेन फंक्शन क्या हुआ, ओथ दिलाना सब लोगों को। एक बात सर, सेकंड चीज, जैसे ही ओथ पूरी होती है, मान लो 3 दिन में पूरी हो गई या 4 दिन में पूरी हो गई, मान लो थर्ड डे के आपके दोपहर में 3 बजे पूरी हो गई या 4 बजे पूरी हो गई,
जैसे ही ओथ पूरी होती है उसके बाद नेक्स्ट काम जो रहता है आपका प्रोटेम स्पीकर का, वो रहता है आपका इन 543 लोगों में से किसी एक का चुनाव करवाएंगे वो स्पीकर का। यानी जैसे ही ओथ पूरी हुई तो प्रोटेम स्पीकर अपनी उस पर चेयर पे खड़े होते हैं और बोलते हैं संसद के अंदर कि लेट्स टेक ऑन द इलेक्शन ऑफ स्पीकर फॉर द लोकसभा। तो लोकसभा के लिए नया स्पीकर चुना जाएगा उस दिन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है, ईवीएम से नहीं होती है, ईवीएम जरूरत नहीं पड़ती, सबके पास यस और नो के बटन होते हैं, देखा होगा उसमें यस और नो बोलते हैं वो। तो डेफिनेटली जो जीत के आया है 543 का, अगर विनिंग नंबर देखेंगे तो वो 272 है। जिस किसी के पास 272 होते हैं उसकी पार्टी का आदमी आके स्पीकर बन जाएगा सर। ये सिंपल सी कहानी है, क्योंकि डेफिनेटली वही जीतेगा। जैसे अभी की बात करें तो ओम बिरला जी हैं, तो उसका रीजन वही तो है कि बीजेपी के पास 272 थे, तो उन्होंने अपना स्पीकर खड़ा किया, भैया हमारी तरफ से ये खड़ा है। तो डेफिनेटली सामने वाला आदमी खड़े होने की जरूरत भी नहीं है, उन्हें पता है उनके पास 272 प्लस है, तो वो उनका आदमी बन जाएगा। तो इस तरह से स्पीकर चुनाव होता है। तो स्पीकर के दो प्राइमरी फंक्शन क्या हुए? सबसे मेन प्राइमरी फंक्शन हुआ इनका ओथ दिलाना सबको। प्रोटेम स्पीकर जो है वो ओथ दिलवाते हैं, शपथ दिलवाते हैं सब लोगों को, ठीक है सर, एक काम। और दूसरा वो इलेक्शन कंडक्ट करते हैं किसका? स्पीकर का, लोकसभा के लिए। और ये साइमल्टेनियस होता है बिल्कुल, जैसे ओथ पूरी होती है वो सेम डे कर देते हैं हैंड टू हैंड, ठीक है सर। एक बात जे अब सवाल बनता है कि सर ये क्या करते हैं फिर उसके बाद? भैया प्रोटेम स्पीकर को बोल दिया जाता है कि सर आपका काम खत्म हुआ, आप वापस जाके अपनी कुर्सी पर बैठ जाए, सिंपल बात। तो प्रोटेम स्पीकर वापस जाके, नॉर्मल मेंबर है वो, जो सब लोग हैं वैसे वैसे, जाके अपनी कुर्सी बैठ जाएंगे दोबारा से। और आपके जो रेगुलर स्पीकर हैं, जो अपॉइंट किए गए हैं अपन ने, जो नए अपॉइंट किए, नया जो स्पीकर जीत के आया है, चुनाव जीता है जस्ट अभी लोकसभा के अंदर, तो वो आपका स्पीकर बन जाएगा। और उसके बाद फिर आपका बिजनेस चालू हो जाता है। बिजनेस मतलब संसद का पूरा काम चालू हो जाता है कि संसद में फिर आपके बिल्स आते हैं, उनमें एक्ट बनेंगे, बहस होती है, सारे काम वो सब के सब चीज़ें चालू हो जाती हैं, पूरी डिस्कशन होना, उस पर रीडिंग होना, वो सारे काम जो पूरा संसद का जो प्राइमरी काम है वो चालू हो जाता है, ठीक है सर। और फिर उसका स्पीकर डिसाइड करते हैं, वो स्पीकर के ऊपर डिसीजन होता है कि वो सरकार से डिसाइड मिलके, जैसे सरकार में एक मंत्री होते हैं बेसिकली, संसदीय कार्य मंत्री बोला जाता है उन्हें, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। तो ये जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, इनके साथ डिस्कस करते हैं कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव कब कराना है, क्या है। तो वो अगले 10-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, जो भी अपना उनके हिसाब से तय होता है, पर विद इन 6 मंथ्स करा लेते हैं वो, जनरली हो जाता है। तो स्पीकर चुनाव कराते हैं किसका? डेप्यूटी स्पीकर का। देखो सवाल यही बनते हैं हमेशा, इसीलिए इसको इस तरह बताया जा रहा है कि आपको बेसिकली समझ में आए, रटने की जरूरत ना पड़े उस चीज को कि एकदम बादाम घोट के पी रहे हैं और रटे जा रहे हैं, उसको जरूरत नहीं पड़ती उसकी कैसी भी ना। प्रोटेम स्पीकर अपनी जो कुर्सी जाके बैठ गए, स्पीकर आगे, स्पीकर चुनाव कराएंगे अगले 1-2 महीने, 3 महीने में कभी भी डेप्यूटी स्पीकर का, ठीक है सर। और डेप्यूटी स्पीकर जनरली जो है वो अपोजिशन पार्टी चलता आ रहा है आजकल, पिछले काफ़ी टाइम से, पिछले काफ़ी सालों से ये एक कन्वेंशन बन गया, एक प्रथा बना दी इन्होंने कि ठीक है डिप्टी स्पीकर किसी भी अपोजिशन पार्टी का, जो मेन अपोजिशन पार्टी है उसका बना देते हैं, और ये लगातार चल रहा है सर ना। तो एक लेवल पे डिफरेंस समझ में आया अपने को, स्पीकर का यहाँ चुनाव हो रहा है, वहाँ पर चेयरमैन का चुनाव नहीं हो रहा, ये डिफरेंस है सर, ठीक है। तो अपने को ये चीज़ समझ में आई यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर का रोल क्या है। और प्रोटेम स्पीकर कई बार सवाल पूछा हुआ है इन्होंने, कई बार पूछ लिया उस चीज़ को, उसके बारे में बात होती है ना, ठीक है सर। ये हुई एक बात। अब आते हैं इसके बाद वापस से नेक्स्ट चीज़ पे। तो जो नेक्स्ट चीज़ है अपनी वो आती है सर इसके बाद कि जैसे जो अपना सेशन स्टार्ट हुआ, वो सारी चीज़ें होती हैं, तो उन सब में चीज़ें जो चलती हैं वो कैसे कैसे क्या काम कर रहे हैं। तो देखो बता देता हूँ उसका, अपने सिस्टम का पूरे का, वो है आपका कि जो सिस्टम है वो चालू होती है आपकी, सुबह स्टार्ट होता है 11 बजे। तो 11 से 12 जो है आपका, वो है आपका पहला क्वेश्चन आवर। अब जो इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रहे हैं इसमें ना कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, वो है आपका क्वेश्चन आवर। एक बात कि आपने क्वेश्चन आवर जो है, अब इस क्वेश्चन आवर में बेसिकली सवाल पूछे जाते हैं। सवाल कौन पूछता है? सवाल कोई भी पूछ सकता है इसे 1 घंटे में। आपको पहले बताना पड़ता है स्पीकर को, जो चेयरपर्सन बैठा हुआ, जो कुर्सी बैठे हुए हैं उसको, और वो आपको बता देते हैं हाँ सर आपका। बेसिकली आपने देखा होगा उसमें क्वेश्चन नंबर आ रहे होते हैं नीचे, 110 से लेकर 105, 111 तक, 112 से लेकर 115 तक वाले क्वेश्चन है, 115 से 120 क्वेश्चन है, वो सारी बातें। तो इस 1 घंटे में सवाल पूछे जाते हैं संसद के अंदर 11 से 12, सुबह 11 बजे शुरू होता है, बताया था अभी। 11 से 12 क्वेश्चन आ रहा है, प्रश्नकाल बोलते हैं इसको। अब सवाल बनते हैं कि सवाल कौन पूछेगा, तो सवाल पूछते हैं सारे मंत्री, सॉरी सारे आपके मेंबर्स पूछते हैं। सवाल आपके सारे मेंबर्स पूछते हैं।
उन मेंबर्स का जो जवाब देते हैं हमेशा, वो जवाब देते हैं आपके मिनिस्टर्स। ये है मेन चीज, आंसर हमेशा मिनिस्टर देंगे और क्वेश्चन कौन पूछेगा, हमेशा मेंबर्स। ये बेसिक चीज है आपकी, समझ में आई अपने को। मेंबर सवाल पूछते हैं, उसका एक बकायदा एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके, वो उसकी लोकसभा की रूल्स बुक जो है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो होता है लोकसभा का, उसमें दे रखा है। और उसके हिसाब से ही लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर साहब, वो चला रहे होते हैं लोकसभा को ना। तो ये बात समझ में आई अपने को। क्वेश्चन और मिनिस्टर आंसर करते हैं उसके, और मेंबर सवाल पूछते हैं सर। ठीक है, एक बात देखो, 12 से 1 जो टाइम डेडिकेटेड है वो है आपका 0 आवर का। ये चीज पहले नहीं थी 0 आवर वाली, ये इंडियन इनोवेशन है। ये बाद में, ये तो ओरिजिनल में था अपना 11 से 12 क्वेश्चन आवर, तो ये नहीं था, ये हमने बाद में लागू किया 1962 से। तो बेसिकली 0 आवर जो है वो आपका इंडियन कन्वेंशन है, एक इनोवेशन बोल सकते हैं अपन। ये इंडियन इनोवेशन है अपना, अपन ने इनोवेट किया इस चीज़ को, ये नई चीज़ लागू करी है अपन ने। ठीक है सर, कि 0 आवर 12 से 1 में क्या करेंगे, वो 0 आवर। अब देखो 0 आवर में क्या हो रहा है, उसमें सवाल जवाब हो गए। 0 आवर में क्या होता है बेसिकली, नेशनल इंपॉर्टेंस की कोई भी चीज़ वो डिस्कस होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कुछ हुआ कि जिसपे ये बहुत बड़ी चीज़ है देश के लिए, और देश के हित में है वो चीज़, वो चाहे नेशनल लेवल की, चाहे वो देश के बाहर हो या देश के अंदर हो, किसी भी तरह की, किसी राज्य में हो पर्टिकुलरली, उस पर डिस्कशन किया जाता है। उसके लिए 12 से लेके 1 बजे तक का टाइम डेडिकेटेड है। हो सकता है वो चीज़ 12 से लेके 12:30 तक खत्म हो जाए, तो 12:30 बजे और खत्म कर देंगे। ये डिसीजन कौन लेता है, स्पीकर साहब। तो वो 30 मिनट कर सकते हैं उसको, 35 मिनट, 40 मिनट, या अप टू 1 PM, वो उनके ऊपर डिसाइड होता है सर, उनकी मर्जी है, उनकी पावर है। वो देखते हैं लेंथ कितनी देनी है इसको। टॉपिक छोटा सा, ज़्यादा डिस्कशन नहीं चाहिए, तो वो 5 लोगों को बोले ठीक है भाई, 5 पार्टियां डिसाइड कर लेंगी अपना अपना, और 2-2 मिनट बोलेंगी, 5-5 मिनट बोलेंगी, तो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर लग रहा है कि टाइम ज़्यादा देना है इस चीज़ को, तो हर पर्सन को 3 मिनट दिए गए एग्जाम्पल के लिए, और मान लो बोला गया कि ठीक है 15 लोग बोलेंगे, तो 15 × 3 45। लेकिन अपन देखते हैं जल्दी से लोग कंक्लूड करते नहीं है वहाँ पे। स्पीकर साहब पूरे टाइम यही बोलते हैं, अरे भैया टाइम हो गया आपका, नेक्स्ट टाइम हो गया सर, कंक्लूड करिए। तो वो 45 की जगह 1 घंटा भी खिंच जाता है, थोड़ा सा 2-4-5 मिनट लग जाते हैं एक्स्ट्रा। 11 से 12 में सवाल पूछे जा रहे हैं आपके, क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, मेंबर्स पूछ रहे हैं, आंसर दे रहे हैं मंत्री आपके ना। 12 से 1 में आपका 0 आ रहा है। ये इंडियन इनोवेशन है, बाद में शुरू हुआ, 1962 में शुरू हुआ, ये ओरिजिनल में था आपका। ठीक है सर, ये हुई भैया। 1 बजे इन्हें भूख लगाती है, तो 1 से लेकर 2 बजे तक इनका लंच होता है। काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया ना 2 घंटे में, मतलब समझते हो सर। ये फनी है बट है सर, है ना, क्या कर सकते हैं, मतलब हमें भी आता जब पढ़ाते हैं, जब बच्चे बोलते हैं अरे सर 2 घंटे तो काम किया है, बट ठीक है सर, कुछ नहीं कर सकते। तो 1 से 2 में लंच किया इन्होंने, 2 से लेके फिर उसके बाद रेगुलर बिजनेस स्टार्ट हो जाता है शाम को 5 बजे तक, तो 2 से 5 इनका रेगुलर चलता है। अब देखो इसमें एक चीज़ बता दूं तो मैं, 5 बजे जनरली लोकसभा की टाइम खत्म हो जाता है, बट अगर स्पीकर चाहे, स्पीकर को लगता है कोई इंपॉर्टेंट बिल है उसमें, या कोई ऐसा कानून आया है जिस पर डिस्कशन करना जरूरी है, या उस पर वोटिंग आज ही होनी चाहिए, कोई भी किसी भी तरह की उनको लगता है कि सिचुएशन है, वैसी कंडीशन है, तो स्पीकर के पास इस चीज़ की पावर है कि वो चाहे तो इस टाइम को 5 से भी आगे बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं सर इसको, शाम को 6, 7, 8, 9 बजे कभी भी सर, कितने भी टाइम तक कर सकते हैं, उसमें क्लियरली मेंशन है बिल्कुल। और ऐसा हुआ भी है, आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, रिसेंटली हुआ है, 2017 के अंदर हुआ है। 2017 में जब जीएसटी लागू किया गया, तो वो रात को किया गया था, रात के 12 बजे चालू हुआ था, वो रात के 12 बजे आपको चालू किया गया उसको, वो सारी बात है। ठीक है सर, तो इसको डिसाइड कर सकते हैं, टाइम बढ़ा सकते हैं सर, वो उनकी मर्जी है, उनके ऊपर होता है कि वो टाइम चाहे तो इंक्रीज कर सकते हैं उस चीज़ को। तो अपने को ये 2 बातें समझ में आई अपने को। आते हैं सर नेक्स्ट चीज़ पे। अब देखो किसी भी हाउस के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है कोरम, यानी उसमें नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे, जो बात आती है, यानी उस हाउस को चलाने के लिए एक नंबर फिक्स तो होना चाहिए भाई। नंबर फिक्स होगा तभी तो अपन रन कर पाएंगे उसको। तो वो कोरम कितना है, कोरम उसी को बोलते हैं द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट टू रन द हाउस। ठीक है सर, ये कोरम को बोला जाता है, कोरम के बारे में। कोरम जो है तो वो कितना है आपका, 1/10 है। 1/10 किस चीज का, 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ का सर।
टोटल स्ट्रेंथ का 1/10। तो यानी अगर इसको निकालेंगे तो कितना निकल के आता है कोरम लोकसभा के लिए, तो निकल के आएगा कितना 200। टोटल कितना है लोकसभा का 545, 552 है, 50 हो गया आप तो 550 का जो है इसका आपको 10% निकालना है 1/10। तो 1/10 कितना होगा 550 का, सिंपल सा नंबर निकल के आता है 55। एक बोले सर ये कैलकुलेशन, वो तो कैलकुलेशन भैया इसको ऐसे ना लिख के कुछ ज्ञानी मिल जाते हैं कई बार, वो निकल के आएगा आपका कैसा कि जो 550 है इसका आपको 1/10, सिंपल चीज है ना, वो मैं 10% लिखना चाह रहा था। ठीक है सर, तो 550 का 1/10 आपका 55। तो 55 मेंबर्स तो कम से कम होने ही चाहिए लोकसभा में आपके लोकसभा को चलाने के लिए। अगर 55 से एक भी कम है, 54 भी हो रहे हैं, 54 भी हो रहे हैं, तो लोकसभा उस दिन नहीं बैठेगी, उसे रोक दिया जाएगा और 55 किए जाएंगे। तो इसीलिए 55 मेंबर्स मिनिमम आने चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी है, स्पीकर साहब की। तो कोरम मेंटेन होना चाहिए, जिम्मेदारी किसकी है, स्पीकर साहब की है। कई बार क्वेश्चन आता है, लोगों को लगता है कि ये प्रधानमंत्री तय करते होंगे या आपके राष्ट्रपति तय करेंगे या सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, मिनिमम लोग आने चाहिए। कोई नहीं करता सर, स्पीकर साहब को इसीलिए बिठाया गया है वहाँ कि कोरम मेंटेन किया जाए। तो लोकसभा का कोरम है आपका 55। सेम चीज़ है आपका जो राज्यसभा है उसका कोरम है आपका सेम वही वाली बात 250 है, इसका सर 1/10 25 लोग मिनिमम होने चाहिए इसमें। 25 अगर राज्यसभा में होते हैं तो उस दिन उसको चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। अब ये 55 और 25 जो नंबर है ना, ये नंबर इंक्लूडिंग चेयरपर्सन है, ध्यान रखना सर, ये बहुत बेसिक बात है। यानी लोकसभा के अंदर जो स्पीकर है, स्पीकर को मिला के 55 होने चाहिए। अगर आपका स्पीकर है तो उसको इंक्लूड करते हैं हम 55 के अंदर, और सेम चीज इंक्लूड कर रहे हैं हम आपके राज्यसभा के अंदर, दोनों चीजें। तो राज्यसभा में आपके जो चेयरपर्सन है वो होने चाहिए साथ में, उनको मिला के 25 और उनको मिला के। अगर इतने नहीं होते हैं तो वो उस दिन हाउस नहीं चलेगा, सेशन नहीं चलेगा सर। ठीक है, एक बात। तो कोरम मेंटेन करना जिम्मेदारी किसकी है, चेयरपर्सन की। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की है और आपके यहाँ पर आपके लोकसभा के अंदर स्पीकर की है सर। ठीक है, एक बात समझ में आई। तो ये बातें समझ में आई अपने को। अब आते हैं सर नेक्स्ट चीज़ पे। तो देखो होता क्या है इसके बाद, जो और नेक्स्ट चीज़ है वो आती है अपने काम की, वो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में डिसाइड करते हैं सर एक चीज़ को, है ना। लोकसभा में हेड कौन, स्पीकर। ठीक है सर, स्पीकर उसको चलाएंगे। अगर मान लो उस दिन स्पीकर नहीं हो तो उनकी जगह कौन आ जाएगा, डेप्यूटी स्पीकर। ये देखो अपन उसकी फंक्शनिंग समझ रहे हैं, वो काम कैसे करती हैं चीज़ें ना। अब सर मान लो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन, देखो समझ में तभी तो आएंगी चीज़ें। स्पीकर भी नहीं है उस दिन और डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है सर, दोनों एब्सेंट है। तो फिर हाउस को कौन चलाएगा, सवाल ये बनता है। और यूपीएससी ने सवाल बहुत क्लियरली पूछा हुआ है कि अगर स्पीकर भी एब्सेंट है और डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है तो हु विल प्रिसाइड दी लोकसभा। तो अगर किसी को आंसर आता है तो सर वो कमेंट करके बता सकता है, अगर इसका आंसर किसी को भी पता है तो देखो बेसिक चीज क्या है इसके लिए, एक प्रोविजन दिया गया है कि जो स्पीकर हैं वो क्या करते हैं इस चीज से निपटने के लिए। वैसा ऐसा बहुत कम होता है, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन सर हो सकता है ना, ये कहीं छुट्टी पे गए या कुछ भी है और ये बीमार हो गए, अनफोर्चुनेट कंडीशन है सर। तो उसके लिए होता है सर आपका पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स। पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स यानी कि एक पैनल बनाया जाता है जिस पैनल के अंदर 10 लोग होते हैं, 10 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। 10 के 10 आपके सांसद होते हैं लोकसभा के, है ना। स्पीकर तय करते हैं वो 10 नाम, और ये 10 वो लोग होते हैं जो रेगुलरली आते हैं, यानी जिनका हिस्ट्री थोड़ी ठीक है। ये बदमाश बच्चे नहीं है क्लास के, रेगुलरली होते हैं ना, हर क्लास में होते हैं बच्चे कि एक बच्चा होता है जो मतलब पढ़े ना पढ़े लेकिन वो आएगा डेली, पैसा वसूल जो कंसेप्ट है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पर है सर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये कहने की बात है। कुछ लोग बहुत सिंसियर होते हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे होते हैं चीज़ों के लिए, और काम करते हैं, ऐसा भी नहीं है, ये लोग काम काफ़ी करते हैं सर। 10 मेंबर वो होते हैं, स्पीकर तय करते हैं इन 10 लोगों को कि जो आपके लोकसभा में रेगुलरली प्रेजेंट होते हैं, रेगुलरली काम करते हैं, और सीनियर लोग होते हैं जो। तो इन 10 में से सर कोई भी आके बैठ जाएगा वहां पे। कहने का मतलब क्या है, अगर स्पीकर नहीं है तो उनकी जगह बैठेंगे डिप्टी स्पीकर, डेप्यूटी नहीं है तो उनकी जगह पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से इन 10 में से
कोई भी एक मेंबर आके बैठ जाएगा सर, ठीक है। और ये डिसाइड करने कोई वो नहीं बनता, 10 में से कोई भी आ जाता है, मान लो आज नहीं है तो कोई भी एक उठ के आ जाएगा, ठीक है सर बोला आज चेयर मैं कर लेता हूँ, ये म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं, 10 लोग तय कर लेते हैं कोई भी, ठीक है सर। ये हुई एक बात। यही सेम बात यहाँ लागू होती है। यहाँ पर देखो इसका हेड कौन है, चेयरमैन, चेयरमैन के नीचे डेप्यूटी चेयरमैन, यहाँ भी सेम कहानी, अगर डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अगर दोनों ही नहीं है तो यहाँ पर भी सेम वही है सर, पैनल ऑफ चेयरपर्सन यहाँ भी बनाए गए हैं सेम। यहाँ भी कौन बनाता है, वो कंसेप्ट सेम है बिल्कुल, दोनों के दोनों हाउस में आपके वही सेम बात है सारी सारी। और ये भी आपके चेयरमैन ही बनाते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन में। सेम बात यहाँ भी 10 लोग होते हैं, 10 में से कोई भी एक आ जाएगा उठ के और वो हाउस को स्मूथली चलाएगा सर। एक बात ध्यान रखना, लेकिन ये कंडीशन कब है, जब ये दोनों और ये दोनों क्या हैं, एब्सेंट। हाँ सर देखो यूपीएससी इसी में खेलती है, अब समझने की कोशिश करें अपन। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब कभी भी एब्सेंट है तब तो ये आ जाएंगे दोनों, लेकिन अगर इसी की जगह एक कंडीशन लगा दी, मान लो अपन एब्सेंट वाली कंडीशन को हटा देते हैं एक बार के लिए। कंडीशन क्या है, वैकेंट। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि स्पीकर की पोस्ट ही वैकेंट है, अनकंडीशनल कोई भी अनफोर्सिन सर्कमस्टांस हो गए कैसे भी, कि स्पीकर साहब जो हैं वो गुजर गए या कुछ भी हो गया, एक्सवाइजेड डेफिनेटली हो सकता है, नहीं पता कुछ भी। अगर स्पीकर की कुर्सी ही वैकेंट है या कोई उन पर केस लग गया, कुछ भी हुआ तो उनकी आपकी मेंबरशिप चली गई, कुछ भी हुआ एक्सवाइजेड कोई भी चीज़ हो जी, अगर स्पीकर की पोस्ट वैकेंट है तो फिर आपके डिप्टी स्पीकर और ये सब लोग नहीं बैठते, फिर इंस्टेंट चुनाव कराते हैं। किसका, स्पीकर का। वो साइमल्टेनियस होता है, इंस्टेंट सेम डे हो जाएगा बोले। अगर स्पीकर की सीट वैकेंट हुई है तो उसके बाद रेगुलर स्पीकर चुना जाएगा, पहले डिप्टी स्पीकर आके बैठ जाएंगे उस पर, तो डिप्टी स्पीकर आके बैठ के पहले चुनाव करते हैं उसका स्पीकर का, तो नया स्पीकर बनेगा। तो इसलिए स्पीकर एज वेल एज आपका चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये दोनों सीट कभी भी खाली नहीं हो सकती हैं। यहाँ की अगर डिस्कस करें तो मान लो इसी यहाँ के चेयरमैन कौन है, वाइस प्रेसिडेंट। अब किसी भी कारण से मान लो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है देश में, गुजर गए, कुछ भी हुआ एक्सवाइजेड, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इंस्टेंट चुनाव कराया जाएगा, किसका, वाइस प्रेसिडेंट का। इसीलिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की सेम कहानी है कि इंस्टेंट चुनाव होता है उनका पहले, क्योंकि चुनाव होगा, अगर वाइस प्रेसिडेंट होगा तो ही तो चेयरमैन बनेगा वहाँ पे आगे, तो वो चीज़ है। तो ये दोनों बातें समझ में आई अपने को बहुत क्लियरली। तो ये इस तरह से लोकसभा और राज्यसभा इस तरह से काम करती हैं चीज़ें। तो एक लेवल पे बहुत बेसिक से जो अपन ने किया स्टार्टिंग से, फर्स्ट टॉपिक से लेके और अभी तक की, आई थिंक सारी बातें समझ में आई होंगी अपने को। इनकेस नहीं आती हैं कमेंट करें, दोबारा डिस्कस करेंगे उन चीज़ों को। अगर किसी को कहीं लगता है कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कुछ डाउट रहेगा कहीं भी, तो डेफिनेटली वीडियो देखें दोबारा से उसको और उसको समझने की कोशिश करें। इनकेस नहीं आता है आप कमेंट करें, और सिंसियरली स्पीकिंग मैं कमेंट पढ़ता हूँ सबके, और मैं देखता हूँ उसमें अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो डिस्कस होता भी है हमारा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू।